My today's topic is instrument of state intervention. This is the second part of your chapter, the state and economic development. स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसका हम आज दूसरा पार्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में हालांकि आपको दो पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना था, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन रिड्यूस सिलेबस के कारण आप सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के बारे में ही पढ़ोगे। तो आज हम फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी मीनिंग, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है सरकार द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, यानी हम लोग जो टैक्सेस वगैरह या जो भी हम लोग का प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो भी हम लोग करते हैं उसके थ्रू जो हमारा रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू हम लोग सरकार को जमा करते हैं, उस रेवेन्यू को सरकार जब एक्सपेंडिचर में प्लान करती है उसे ही फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। अब ये फिस्कल पॉलिसी होने का रखने का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ तभी कर सकते हैं जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी हम नया प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिस्कल पॉलिसी का कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पे मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन लेवल तक जो आपका वर्क फोर्स है उसको काम करने का, उसको जॉब मिलने का पॉसिबिलिटीज़ बनता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इसका टॉपिक ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, ये आप बाद में आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही समझना है कि सरकार अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है, सरकार अगर हमसे रेवेन्यू ले रही है या लेना चाहती है, तो सरकार को अपने सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हम किसी को भी कर सकते हैं, अपने सिटीजन्स को कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि देयर विल बी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी हम भी पैसा कमा सकते हैं, मेरा बगल वाला भी पैसा कमा सकता है। तो जब हम लोग ये पैसा कमाने का सिचुएशन में आ जाएंगे, ये इस तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे कि ये फैमिली कमा रहा है, वो फैमिली नहीं कमा रहा है, तो जब ये चीज़ बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाएगा और उसके कारण सोशल जस्टिस तैयार हो जाएगा। अब जो हमारा फिस्कल पॉलिसी को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स? तो मेनली फिस्कल पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है आपका टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो पहले हम टैक्सेशन पॉलिसी को देखते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ में जाएंगे। तो टैक्सेशन पॉलिसी जो है हमारा, ओके, सो टैक्सेशन पॉलिसी जो है हमारा वो ये है कि हम दो तरह का टैक्सेस जनरली जानते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। ओके, द डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का अभी के लिए हम लोग बोल सकते हैं जीएसटी, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के बहुत सारे टाइप्स थे, लेकिन अभी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्स का क्या रोल होता है? डायरेक्ट टैक्स का ये रोल होता है कि जो भी एम्प्लॉयड है, जो भी आपका वर्क फोर्स आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयड है, उसको जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, बेटरमेंट ऑफ द स्टेट के लिए या नॉर्मल गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए उसको एक रेवेन्यू पेमेंट करना होता है सरकार को। तो वो जो रेवेन्यू सरकार को पेमेंट करता है एज अ सिटीजन और एज अ नेशनल इनकमर, वो जो प्रोवाइड करता है उसे ही हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जो हम इनकम करते हैं और जिसके बेसिस पे हम टैक्स देते हैं, दैट इज़ इनकम टैक्स। लाइकवाइज सिर्फ नॉर्मल सैलरीड पर्सन तो सिर्फ एक इकोनॉमी में नहीं होते हैं, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ फर्म्स ऑल्सो। तो वो जो फर्म्स हैं हमारे, वो फर्म्स क्या जनरेट करते हैं? वो फर्म्स गुड्स जनरेट करते हैं, सर्विसेज जनरेट करते हैं। तो वो उनका एक प्रोसेस होता है।
तो थ्रू दैट प्रोसेस they have to do their production activities. So likewise, when they are generating their production activities, similar way they are supposed to pay the indirect taxes to the government. अब आप पूछ सकते हो कि जब दोनों ही पैसा दे रहे हैं तो what is the need of discriminating this on the basis of direct and indirect? डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि आपको जो सैलरी मिलता है एज अ इनकम और एज अ एम्प्लॉयड पर्सन, वट एवर सैलरी यू आर गेटिंग, यू आर पेइंग इनकम टैक्स डायरेक्टली टू दैट. अब उसके अगेंस्ट में हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक पूरा प्रोसेस होता है. उसमें आपका फर्म्स होता है और उसका सेक्टर्स होता है, हाउस होल्ड्स भी होते हैं. दिस इज़ अ सर्कुलर फ्लो, ये आप लोग बाद में जानोगे. तो इसमें क्या होता है कि ये जो फर्म है वो जो प्रोडक्शन करता है वो हाउस होल्ड्स की मदद से करता है, और ये जो हाउस होल्ड्स है, ये फर्म जो है वो सामान जो है वो हाउस होल्ड्स को ही बेचता है. तो ये जो हमारा ये जो जनरेशन ऑफ इनकम हो रहा है, तो इसको कोई भी फर्म्स डायरेक्टली तो एज अ इनकम के तौर पे नहीं दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम होता है हाउस होल्ड्स को. क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एम्प्लॉयड है. लेकिन फर्म जो कर रहे हैं दैट इज़ प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसी को इनडायरेक्ट टैक्स का नाम दिया गया है. क्यों? क्योंकि फर्म जो है वो गुड्स और सर्विसेज को जनरेट करता है, और क्योंकि वो जनरेट कर रहा है और मार्केट में सेल कर रहा है, इस वजह से उसको टैक्स सरकार को देना पड़ता है. सो this is in my today's video, this is the topic which I am going to end here. In my next video I will be coming with the merits and demerits of direct taxes and indirect taxes, और the next part is their progressive taxes. हम उसको आगे पढ़ाएंगे. Thanks for watching.